बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी सर्दी है इस वक्त यहाँ, लेकिन दिल गर्म है जनाब, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट बैठे हुए हैं और उनका तारुफ कराने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं और उनसे बात करते हैं। अर्तुगरुल गाजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले अदाकार हमारे साथ हैं। देखिए ये क्लिप, वापस आए और उनसे बातें करते हैं। आज बारानी रहमत के मेहमान हैं सेस्किन एडमिरल, जिन्होंने अर्तुगरुल में बहुत ही अहम किरदार निभाया। अर्तुगरुल के भाई का किरदार निभाने वाले और अर्तुगरुल के बाद कुरुलुस उस्मान ने भी सेम कैरेक्टर निभाया। ये किरदार बहुत चैलेंजिंग था और निहायत इमोशनल भी। सेस्किन ने खुद इंटरव्यू में कहा कि इनके लिए कुछ सीन्स करना बहुत मुश्किल था और ये बेहद इमोशनल हो जाते थे। सेस्किन ने तुर्की के कई मशहूर ड्रामों और फिल्म्स में काम किया, लेकिन अर्तुगरुल से इनको बेपनाह शोहरत मिली। सिर्फ तुर्की में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इनके कई फैन पेजेस हैं। अर्तुगरुल के भाई का किरदार निभाने वाले सेस्किन से होंगी आज ढेर सारी बातें, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अर्तुगरुल गाजी में। उन्होंने उनके भाई का रोल किया। इनका असली नाम है सेस्किन एर्देमिर। ये नाम याद करना थोड़े मुश्किल होते हैं इसलिए कि टर्किश नेम्स हैं और हम इनको इनके किरदार के हवाले से ही जानते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पहले भी मुलाकात हुई और पहले हमने बहुत सारी बातें की थी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत सारी बातों पे हमारी सोच कितनी मिलती है, हमारी बातें जो हैं वो कितनी एक्सटेंड हो सकती हैं। ये इंटरव्यू बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त ज़रा कम है, तो हम आपसे जितनी भी बातें करेंगे मुझे लगता है कि वो तशनीगिरों पे आज से रही जाएगी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से यहाँ आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मुझे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, ख़ासतौर पे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बिल्कुल अर्तुगरुल के सगे भाई का कैरेक्टर था और इस कैरेक्टर को करते हुए आपको डेफिनेटली ये अंदाज़ा भी नहीं होगा शायद कि पाकिस्तान में इसकी एक्सेप्टेंस और इसका रिस्पांस कितना ज़्यादा है। अब कैसा लगता है कि जब आपको पाकिस्तान से मैसेजेस आते हैं और लोग आपको पहचानते हैं और इतना प्यार करते हैं? दरअसल बात कुछ ये है कि जब हमने 7-8 साल पहले ये ड्रामा बनाना शुरू किया था, तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये ड्रामा पाकिस्तान में इतनी मकबूलियत पाएगा और हमने एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए इसकी शुरुआत की। और जब ये हमारा मकसद पूरा हुआ, जिसके लिए हम सब ने काफ़ी मेहनत की है, तो ना सिर्फ टर्की में बल्कि बाकी मुल्कों में भी, एक्सेप्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी हिट हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें जब से ये पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ। काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं हमारे आर्टिस्टों को और बहुत प्यार मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती हैं कि हम इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स बनाएं जिससे हमारे फैंस और भी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो काम हमने अभी किया है इससे और अच्छा काम करके आप लोगों को दिखाएं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ लगता है कि परफेक्ट है, एक सीरियल की प्रोडक्शन, कहानी, कास्ट, और अचानक जब वो रिलीज़ होता है बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस के साथ, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस के साथ ये हुआ है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरता। बॉक्स ऑफिस पे उसका जो रिस्पांस होता है वो उस हिसाब से पूरा नहीं उतरता और लोग उसको उस तरह नहीं देखते और एक्सेप्ट नहीं करते, मकबूल नहीं बनाते। लेकिन अर्तुगरुल एक ऐसा सीरियल था जिसमें डेफिनेटली प्रोडक्शन, कहानी, सब कुछ बहुत जानदार थी, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इसको इतना बड़ा हिट बनाया? मेरे ख्याल में इस ड्रामे को स्पेशल बनाने के लिए सबसे अहम बात जो है वो पूरी टीम की मेहनत है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस ड्रामे को एक रियलिटी के तौर पर पेश किया सबके सामने। और जिस तरह से सबने अपना अपना किरदार निभाया इस ड्रामे में, मेरे ख्याल से यही वजह है कि इस ड्रामे ने इतनी मकबूलियत पाई। और ये सब कुछ अचानक से नहीं था, हम लोगों ने महीनों इसकी प्रैक्टिस की है। ड्रामा शुरू होने से पहले हमने बाकायदा जो वॉर सीन्स थे उसकी ट्रेनिंग ली। हमें तकरीबन 3 से 6 महीने इसकी ट्रेनिंग दी गई। इसमें घोड़सवारी से लेकर कैंपिंग, तलवारबाजी और
भी बहुत कुछ था और सभी ने इस ड्रामे के लिए अपनी पूरी मेहनत की और शायद यही वजह है कि इस ड्रामे ने इतनी मकबूलियत पाई। ऐसा नहीं कि सब आसानी से हो गया, काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है सबको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं थी, आसानी से ही सॉल्व हो गई। अक्सर सीन्स ऐसे हुआ करते थे जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और एक अच्छी प्रोडक्शन के साथ इसकी अभी भी शूटिंग जारी है। फिल्म की टेक्निक अब बहुत ज़्यादा, फिल्मिंग की टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। बहुत सारी जगहों पे हम बहुत कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने फिल्म की मेकिंग्स देखी हैं हमारे, खैर मैंने तो कुछ ऐसी फिल्म्स की भी हैं जिसमें ये ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल था, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी ऑडियंस ने भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसमें ग्रीन स्क्रीन होती है। बेसिकली वो पूरा मंजर पीछे होता नहीं है, सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन होती है और आपको इमेजिन करना होता है कि ये पूरे ये इमारत पीछे है या पूरा मंजर पीछे है या घोड़े पीछे हैं, जबकि ऐसा कुछ बहुत जगहों पे नहीं होता। मैंने आपकी जो शूटिंग साइट थी वहाँ भी मैं जाके देखा और मैंने देखा कि वहाँ बहुत जगह पे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा था, जिसको क्रोमा भी बोलते हैं बाज़ ज़बान में। तो वो ग्रीन स्क्रीन के सामने काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उस वक्त जब आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ ये चीज़ होनी है लेकिन है नहीं, तो उसको इमेजिन करना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से इस तरह के ड्रामास को शूट करना, स्पेशली जो हिस्टोरिकल ड्रामास होते हैं, इनको शूट करना बहुत ही इजी हो गया है, लेकिन हमने ग्रीन स्क्रीन का इतना इस्तेमाल नहीं किया। हमने इस ड्रामे में जितने भी सीन्स थे उन्हें ज़्यादातर हम लोगों ने लाइव ही शूट किया है। वो दरअसल ऐसा होता था कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस चल रही होती थी। उससे ये फ़ायदा होता था कि हम अपना काम ज़्यादा स्पीड में करते थे और उसे एक अच्छी शक्ल देते थे। और इसके अलावा और जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती थी वहाँ पर कैमरे भी ज़्यादा होते थे ताकि जितने भी सीन्स हैं उन्हें डिफरेंट एंगल से शूट कर सकें, और इस तरह से हमारा काम भी काफ़ी तेज़ी से हो जाया करता था। इसकी शूट के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो ड्रामा था हमारा, इसकी जो लोकेशन थी वो काफ़ी वसी थी। शायद आपने देखा होगा कि हमने इस ड्रामे का सेट भी बहुत ही बड़ा लगाया था और इसी वजह से कैमरे भी ज़्यादा यूज़ किए थे हमने। कौन सा ऐसा सीन था, कौन सा ऐसा सीक्वेंस था जिस पे आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई और आपको लगा हो कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ रही है? असल में मेरा जो कैरेक्टर था उसका एक सीक्रेट था। जैसे कि पहले सीजन में मेरे कैरेक्टर का सिर्फ नाम ही लिया जाता था, मेरी कोई अपीयरेंस नहीं थी उसमें। और जब सेकंड सीजन में मेरी अपीयरेंस हुई तो उस वक्त वो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी अपने इस रोल को भूल नहीं पाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा, अच्छी स्टोरी बनाई और इस ड्रामे में इतने अच्छे सीन्स ऐड किए, और इनके साथ साथ सारी प्रोडक्शन का जिन्होंने इस ड्रामे को बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया। देखा जाए तो सभी ने अपने हिस्से की मेहनत की है और इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस ड्रामे में मेरे सबसे क्लोज जो सीन था वो यही था कि जब मेरी मौत की खबर सबको होती है और 20 साल बाद मैं जब वापस आता हूँ अपने कबीले में और आकर अपनी माँ से मुलाकात करता हूँ, तो वो सीन काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए। उस सीन को करते वक्त मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और इसके अलावा ऐसे बहुत से सीन थे जिसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ी। अच्छा, ये जब सीरियल शूट हो रहा होगा तो बहुत सारी ऐसे मौसम भी आए होंगे, ऐसे सीजन आए होंगे जो आपने गर्मी में शूट किया होगा, कई जगह पे सर्दियों में शूट किया होगा, और जो आपका वार्डरोब था वो इतना ज़्यादा हैवी था, उसके गर्मियों में उसको शूट करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत देखने में तो बहुत ज़्यादा थिक और ऐसा लग रहा था कि जो सर्दियों का लिबास होता है, लेकिन क्योंकि सीरियल का जो टेन्योर था शूटिंग का वो मेरा ख्याल है कई सालों पे मुहित था, तो उसमें कई मौसम आए होंगे जब आपने वही लिबास अपना पहन के रखा होगा, तो गर्मियों में ये सारी की सारी चीज़ें पहन के, इतनी लेयर्स वाले कपड़े पहन के करना मुश्किल नहीं हो रहा होगा? जी बिल्कुल, हमारी शूटिंग में जो मुश्किलात पेश आती थी उनमें से एक मुश्किल ये भी थी, और वाकई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम आसान नहीं था बिल्कुल। इतने भारी लिबास को पहनना जिसके अंदर इतनी लेयर्स मौजूद हों और वो पहनकर कैमरे के सामने शूट करना बिल्कुल आसान नहीं था। असल में हमने
कोशिश की कि उस दौर में जो लिबास और जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे हम भी उसी तरह के लिबास और हथियार इस्तेमाल करें। और इन लिबासों का जो वज़न होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, ऊपर से हथियारों का वज़न होता था, तो बहुत ही मुश्किल पेश आती थी इतने भारी लिबास को पहनकर शूट करने में। और जब आप सारा दिन एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं जिसका वज़न 5 से 6 किलो हो, तो यकीन कीजिए शाम के वक्त वही वज़न 30 से 35 किलो लगने लगता था। हाँ, और ऐसा लिबास पहनकर जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो ये समर में भी बहुत मुश्किल था और विंटर में भी बहुत मुश्किल था। समर में काफ़ी धूप होती थी और विंटर में आए दिन बर्फबारी हो जाया करती थी, काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। और चूंकि हमें इसे हर वीक ऑन एयर करना होता था तो इसी वजह से हम ब्रेक नहीं ले सकते थे, कंटिन्यू काम करना पड़ता था। और हमारी जो लोकेशंस थी वो भी सारी ओपन लोकेशंस थी, सारी आउटडोर लोकेशंस थी, कवर्ड लोकेशंस बहुत कम थी। इस वजह से मौसम को लेकर काफ़ी मुश्किलात थी। आपका जो पहला सीन था इस सीरियल का, सबसे पहला सीन जो शूट हुआ आपके ऊपर, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सीक्वेंस से शूट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कहीं दरमियान से कोई सीन ऐसा शूट करना पड़ जाता है क्योंकि सेट लगा हुआ होता है, क्योंकि और एक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है। आपने सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया था? जी, मेरा जो पहला सीन था, कारवान सराय में अपने भाई से मिलने जाता हूँ जहाँ पूरा कबीला रहता था, तो उस सीजन की शूट मैंने सबसे पहले की थी। मेरा मतलब कि वो जो मेरा सीन था वो सबसे पहले शूट हुआ था। उसके बाद इतनी तेजी से काम होता गया कि पता ही नहीं चला कौन सा शूट कब हुआ। लेकिन मुझे इस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उसको ईमानदारी के साथ करें और पूरी मेहनत के साथ करें तो वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपका पूरे सीरियल में, इस पूरी प्रोडक्शन में सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा एक्टर्स में, जिसके साथ आपकी वाकई एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और आप सेट पे उसके साथ काम करना आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ काम करके? दोस्त तो सारे ही थे वहाँ और सबके साथ काम करना मुझे बहुत पसंद था और काफ़ी मेहनती थे सब। असल में इस ड्रामे की हिट होने की वजह एक और भी है। जितने भी एक्टर थे इस ड्रामे में वो एक दोस्त, एक फैमिली की तरह हो गए थे, क्योंकि आप महीनों एक ही कैंप के अंदर ट्रेनिंग भी साथ कर रहे हैं, शूट भी साथ कर रहे हैं। और इसके अलावा शूटिंग शुरू होने से पहले जब हमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी उसमें हमें एक दूसरे को जानने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल गया था और हम लोग अच्छे दोस्त भी बने। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे दोस्त की बजाय हम लोग एक अच्छी टीम बन के सामने आए। और इस शूट में मेरे काफ़ी पुराने दोस्त भी शामिल थे, तकरीबन 20 साल पुराने दोस्त भी मौजूद थे मेरे इसमें। मेरा मतलब इतने ज़्यादा नाम है कि मैं आपको किसी एक नाम को फोकस करके नहीं बता सकता। इस ड्रामे की शूटिंग में मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त थे और उनके साथ काम करके मैंने खूब एंजॉय किया। और जब आप एक प्रोजेक्ट पे इतना अरसा काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती हैं और वो दोस्त आपके अच्छे दोस्तों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम शूट साथ करते हैं, खाते पीते एक साथ हैं और हंसी मजाक एक साथ करते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। इसके बाद क्या इरादा है करने का? अर्तुगरुल का वो आपका जो कैरेक्टर है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, तो अगला क्या प्रोजेक्ट है जहां हम पाकिस्तानी फैंस भी आपको देख सकें और जहां टर्किश एक्टर्स भी, टर्किश आपके जो बाकी आपके फैंस हैं वो भी आपको देख सकें? जी हाँ, मैंने अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसके अलावा तुर्क्स आर कमिंग के नाम से एक मूवी रिलीज हुई थी जिसमें मेरा एक बहुत ही अच्छा रोल था। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के लिए एक सीज़न बना रहे हैं जिसका पहला सीज़न कंप्लीट हो चुका है और उसकी शूटिंग यहाँ तुर्की में चल रही है, उन्हीं साइट्स पर जहाँ अर्तुगरुल गाजी की शूटिंग हुई थी। और उसके पहले सीजन का 9वां एपिसोड उज़्बेकिस्तान में ऑन एयर है और उसके दूसरे सीजन की तैयारियां चल रही हैं। ये जो ड्रामा है ये भी अर्तुगरुल गाजी के जैसा ही है। मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस ड्रामे में जो लोकेशंस दिखाई गई हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, हथियार हैं, सभी अर्तुगरुल गाजी से मुशाबत रखते हैं। तो ये बाल अब आप तभी कटवाएंगे जब वो वाला ख़त्म होगा? मतलब ये जो बाल आपने बढ़ाए थे, ये आपके सीरियल में जो बाल बढ़े थे वो आपके अपने ही बाल थे या वो आपने एक्सटेंशंस लगाई थी? जी बिल्कुल, जब मैंने ये शूट शुरू की थी तब मेरे बाल लंबे ही थे, तो मैंने
इसी गेटअप में अपनी शूट को पूरा किया। उसके बाद दरमियान में मैंने बाल कटवा दिए थे, लेकिन जब शूट दोबारा से शुरू हुई तो मैंने दोबारा से बाल बढ़ाए और अपनी शूट को कंप्लीट किया। अब चूंकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐसा है जिसमें मेरे कैरेक्टर के बाल लंबे दिखाए गए हैं, तो इसी वजह से मैं अपने बाल नहीं कटवा पाया। सच कहूँ तो मैं वाकई अपने इन लंबे बालों से थक चुका हूँ, और क्योंकि लंबे बालों की जो केयर है नहीं, वो ये बहुत ज्यादा आपको है। सूट करते जी। हैं। डेफिनेटली हमने अपने बगैर बालों को नहीं देखा हमने, लेकिन आपको कि आप कम बालों के साथ कैसे लगते हैं या बगैर बालों के कैसे लगते हैं, बट दिस हेयर कट डेफिनेटली सूट्स यू अ लॉट। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अर्तुरुल से हटके कुछ बात करते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं आपसे करने के लिए रिगार्डिंग दिस सीरियल, बट लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। म्यूज़िक से आपको बहुत दिलचस्पी है, मुझे पता चला। मैंने जब आपसे पहले भी मिला था तो बात हुई थी, तो आपने कहा कि यू आर इनटू रॉक म्यूज़िक and you are into even classical music, but you prefer rock. Music किस हद तक ज़िंदगी में आपकी पार्ट प्ले करता है? एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट, हम लोग जो आर्ट की और सनत की बाकी फील्ड्स हैं, उनसे भी आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। पर्सनल यानी हॉबी के तौर पर हर शख्स की किसी न किसी चीज में दिलचस्पी होती है। जैसे कि कुछ लोग अदबियात पसंद करते हैं तो कुछ लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए जिसे आप हॉबी कह सकते हैं या मेरी पसंद कह सकते हैं, मेरे जो दिल के करीब चीज है वो मेरे लिए म्यूजिक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं या फिर कंपोज करते हैं तो आपके दिमाग के वो हिस्से भी काम करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं करते। और स्पेशली जब मैं अपना कोई सिनेरियो या कोई कैरेक्टर सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपना ही एक कोई म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है, जिससे मुझे अपना काम करने में काफी हेल्प मिलती है और मजा आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू। मुझे वाकई में म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आप? जी हाँ, मुझे गिटार प्ले करने का काफी शौक है और मैंने एक अरसे तक इसे प्ले भी किया है, लेकिन आजकल मुझे गिटार प्ले करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तुर्की के कुछ ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि टर्किश म्यूज़िक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और जो बिल्कुल उसको डिस्टिंक्ट एक फ्लेवर भी देते हैं। वो क्या है? वो जो एक मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत एक जिस तरह इकतारा हम तो बोलते हैं वहाँ, या रुबाब बोलते हैं, यहाँ उसको क्या बोला जाता है? वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तार होते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ गिटार, बट इट्स नॉट अ गिटार, इट्स नॉट अ सितार, इवन इट्स नॉट अ रुबाब। वैसे तुर्की में तो काफी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से शायद आप रुबाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि रुबाब भी काफी मशहूर इंस्ट्रूमेंट है तुर्की में। अच्छा, पाकिस्तान से आपको बड़े अच्छे अच्छे पैगामात आते होंगे और पाकिस्तान से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और अब तो ये बड़ा आसान हो गया है कि किसी भी एक्टर को अप्रोच करना और उसको डायरेक्ट कोई मैसेज करना। एक ज़माना वो था कि समझ में नहीं आता था कि उस एक्टर तक कैसे रीच आउट किया जाए, कैसे उस तक पहुंचा जाए, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड लॉट्स ऑफ अदर्स एप्स कि अब कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो अपने पसंदीदा एक्टर को जो है अप्रोच कर सकता है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग पैगाम क्या आया, और पाकिस्तान से आया तो ज़रा बताइए कि क्या था वो? सच कहूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा, और मैं आना भी चाहता हूँ, और वहाँ जितने भी मेरे फैंस, जितने ही मेरे चाहने वाले हैं, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ साथ उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो हमें प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमें अपनाया। तो इन सब चीज़ों के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उनसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात होगी। पाकिस्तान मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, और अब तो हमारा अच्छा दोस्त भी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्ती इसी तरह कायम रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपने पाकिस्तान के फैंस को आप कोई ऐसा पैगाम दें जो वो सुनना चाह रहे हो आपसे। मैं अपने पाकिस्तान के फैंस को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के इतने प्यार, इतनी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आप लोगों के इतने प्यार से, इतनी हौसला अफजाई से हमें बहुत खुशी मिलती है, और हमें ऐसा लगता है कि जो काम हमने किया है, जितनी मेहनत हमने इस काम में की है, वो रायगा नहीं गई, बल्कि आप लोगों ने हमारे काम को सराहा, हमें शाबाशी दी,
मोहब्बत दी, प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाऊं और भी अच्छी तरह से उसमें एक्ट करूं, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा पसंद करें और हमारे काम को सराहें। हमें सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। एक बार दिल की गहराइयों से फिर से शुक्रिया मेरे सारे चाहने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बराने रहमत को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आज टीवी पे रमज़ान मुबारक की ख़ास ट्रांसमिशन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान से और साथ साथ तुर्की से भी। इसी तरह हम आपको तुर्की के मशहूर अदाकारों से मिलवाते रहेंगे, आपको तुर्की के खूबसूरत मकामात की सैर करवाते रहेंगे, मकामात मुक़द्दसा को दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए बराने रहमत आज टीवी पे, मेरे साथ यानी पाकिस्तान से रीमा जी और तुर्की से मैं, और इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। देखते रहिए बराने रहमत।